आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है सीएनएस में, और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी कौन सा आया हुआ है। बहुत ज्यादा रेपिटेशन हुई हुई है इस चैप्टर में से क्वेश्चंस की, और मतलब के चीजें वही होती हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज करके आई होती है हर दफा। तो आपने उस लिहाज से भी इसको प्रिपेयर करना है कि इसकी क्या और हेडिंग बन सकती है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू गाइज। तो अब करना है इसमें, पहले तो ये बॉक्स करना है। इसमें क्या है कि स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट हम कब यूज करते हैं? जब एक पेशेंट को या जब एक पर्सन को स्पाज्म आ रहे होते हैं, यानी कि उसके जो है खिंचाव हो रहा होता है मसल्स में, या फिर कोई और उसके मसल रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं कि वो मसल रिलैक्स नहीं हो पा रहा होता जिसकी वजह से। तो हम उन कंडीशंस को या उस डिसऑर्डर को, हो सकता है वो किसी डिसऑर्डर से रिलेटेड हो सकता है वो एक्यूट हो, किसी वैसे ही जैसा रूटीन में पोस्चर वगैरह या उससे रिलेटेड कोई अक्सर लोगों को बड़े स्वेर आ जाते हैं और वो इस वजह से कि वो हर वक्त बैठे रहते हैं एक ही पोस्चर में या गलत पोस्चर जैसे कहते हैं, तो उस वजह से भी मसल के इश्यूज आ सकते हैं। एनीवेज, तो इसके अब दो तरह के हो सकते हैं। या एक तो है कि आप न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज, यानी कि जाहिर बात है आपको पता है कि जब भी एक मसल कंट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं तो इसमें जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है ना, जाहिर बात है सीएनएस से सिग्नल आता है और वो आप आगे जो है मोटर न्यूरॉन जो है वो आपके मसल को कर रहे होते हैं कि इस तरीके से तुम रिलैक्स करो या इस तरीके से आप कंट्रैक्ट करो। तो क्या होता है कि हम उस न्यूरोमस्कुलर यानी न्यूरॉन और मसल के दरमियान जो जंक्शन होता है ना, यानी जो एक कनेक्शन होता है, उसको ब्लॉक कर देते हैं। यानी कि हम जो सिग्नल आर मोटर ब्लॉक देंगे, यानी उससे ब्लॉक करने से क्या होगा, हमें उस वो जो कंट्रैक्शन का सिग्नल आ रहा है ना, वही तो ब्लॉक हो जाएगा। तो आगे वो जब सिग्नल ही नहीं आगे प्रोसीड होगा तो हमारे पास फिर रिजल्ट में रिलैक्सेशन का फिनोमेना आएगा। तो इसमें जो है दो तरह के हो सकते हैं, नॉन डीपोलराइजिंग, पोलराइजिंग। एज ए नेम इंडिकेट कि वो न्यूरॉन को पोलराइज करेंगे नहीं करेंगे। डीपोलराइजेशन में क्या होता है कि वहां पे, जिसका हमने पढ़ा था पहले, कि वहां पे आयंस का जो है वो बदलाव आता है अंदर और बाहर मेम्ब्रेन में, जिससे क्या होता है फिर जो है कैल्शियम चैनल्स की जो मूवमेंट होती, कैल्शियम आयंस की जो है वो कैल्शियम चैनल के थ्रू मूवमेंट होती है और फिर आगे जो है वो जो न्यूरोट्रांसमीटर जो भी केमिकल होता है उससे रिलीज होना होता है। तो अब ये दो तरीके से जो है ये ब्लॉकेट करवा सकता है, या तो वो उस न्यूरॉन को डीपोलराइज करके, या फिर उसको डीपोलराइज नहीं करेगा लेकिन कोई और तरीका अपनाएगा, ठीक है। दो तरीके हैं ना ये। अब जो नॉन डीपोलराइजिंग है, इसमें हम ये दोनों हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अभी मैं आपको खुलासा बता रही हूँ इस पूरे चैप्टर का। जो नॉन डीपोलराइजिंग है ना, उसके आगे दो टाइप्स हैं कि वो लंबे लिए आपको लगेगा, और जो इंटरमीडिएट होगा वो थोड़े उससे कम टाइम के लिए आपको एक्शन देगा। अब आते हैं स्पाज्मोलिटिक। अब लिटिक का क्या मतलब होता है? लिटिक जहां पे भी आएगा या लाइसिस आएगा, इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन या तोड़ करना, ठीक है। अब यहाँ पे स्पाज्म हुआ है, उस पेशेंट को आया हुआ है या कंट्रैक्शन मसल में, तो हमने उस कंट्रैक्शन को खत्म करना है। तो उनकी दवाइयों का नाम ही उसने रखा है स्पाज्मोलिटिक, उस स्पाज्म को खत्म करने वाले, उस चीज को तोड़ने वाले, ठीक है। अब क्रोनिक यूज के लिए हम अलग से यूज कर सकते हैं, एक्यूट के लिए अलग से यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक्यूट में वही बताया मैंने आपको, जो या इस तरीके से जिन लोगों को आ रहे होते हैं इशू। क्रोनिक वो होते हैं जो किसी डिसऑर्डर से रिलेटेड होते हैं। तो जब क्रोनिक यूज में हम जो एजेंट यूज करते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो सीएनएस पे एक्शन शो करेंगे या फिर वो मसल पे एक्शन शो करेंगे। अब किस तरीके से होता है, अगर तो वो मसल पे शो कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि वो उनका आपके स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन से कोई ताल्लुक नहीं है। वो मसल पे जाएंगे और मसल पे जाके उन्होंने रिलैक्सेशन का फिनोमिना करना है जहाँ पे पहले कंट्रैक्शन का या स्पाज्म हो रहा था, ठीक है। लेकिन जो सीएनएस वाले हैं ना, उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट होगी, वो कुछ ऐसा एक्शन शो करेंगे, सीएनएस में बदलाव लाएंगे कि उसके जो वो जो रिस्पॉन्सेज भेज रहे हैं ना मसल्स को, उसमें वो अपना बदलाव लाए, जिससे फिर क्या होगा, एज ए रिजल्ट वहां पे मसल के पास जो है ना रिलैक्सेशन का जो है वो सिग्नल जाएगा और हमारा मसला जो है वो सॉल्व हो जाएगा।
ये हमारे पास जो ड्रग्स हैं यूज होती हैं। तो हमने जो है पहले करना है इस चैप्टर में, ये आपने जो है इसका ये तो बॉक्स तो करना ही करना है। आगे ये जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये आपका बहुत रिपीट हुआ है और ये इम्पोर्टेंट भी बहुत है। नॉन डीपोलराइजिंग ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसको आपने हाईलाइट कर लेना। और ये जो डायग्राम है ये अच्छे से कर लेनी है, और डायग्राम के नीचे जो फिगर है ना उसको भी आपने अच्छे से कर लेना है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब होता क्या है, नॉन डीपोलराइजिंग ड्रग्स क्या करती हैं, प्रिवेंट द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन एट स्केलेटल मसल एंड प्लेट। कोई मुझे बताएगा एंड प्लेट क्या होता है? The point at which the nerve comes in contact with the muscle. एग्जैक्टली तो अब ये क्या होता है कि वहां पे हमने जैसे पहले बात की थी कि वो जो जंक्शन है बीच में, उसका अगर हम वहां पे जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं उनको ही प्रिवेंट कर दें या उनको ही रोक दें आगे जाने से, तो रिस्पॉन्स ही हमारे पास नहीं आएगा। तो यहाँ पे वो यही कह रहा है कि वो जो एंड प्लेट है स्केलेटल मसल की, वहां पे उसने जो एसिटाइलकोलिन का एक्शन है उसको प्रिवेंट कर देना है। दे एक्ट एज सरमाउंटेबल ब्लॉकर्स। सरमाउंटेबल का मतलब है कि उनको रिवर्स किया जा सकता है। ये नहीं कि वो एक दफा आपने ले लिया तो आप उसका कोई हल नहीं है, बस ले लिए, उसका आप रिवर्स कर सकते हो। किस तरीके से? अगर आप उसका एसिटाइलकोलिन के एगोनिस्ट लेने शुरू कर दो, बाहर से ज्यादा अमाउंट कर दो, तो आप उसको ओवरकम कर सकते हो अगर आपने इन ड्रग्स ही ज्यादा ले लिए। इसी तरीके से उसने ये भी कहा है कि they behave as though they compete with acetylcholine at the receptor and the effect is reversed by choline esterase inhibitor। आपको पता है choline esterase का क्या काम है? ये एक एंजाइम होता है जिसने एसिटाइलकोलिन को आगे ब्रेक डाउन करना होता है कोलिन में, और एक और होता है एसीटेट में। इन दोनों में उसने एसिटाइलकोलिन को ब्रेक डाउन करना था। मतलब कि अगर इस एंजाइम की आप इनहिबिशन कर दोगी, जो यहाँ बात कर रहा है, तो क्या होगा कि जब इनहिबिशन होगी तो हमारे पास एसिटाइलकोलिन का अपना लेवल ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि उसकी ब्रेकडाउन नहीं हो पा रही है अब, क्योंकि हमने वो एंजाइम ही इनहिबिट कर दिया जो उसकी ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व था। तो ये कह रहा है कि इन ड्रग्स का एक्शन आप रिवर्स कैसे कर सकते हो अगर आप कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स दे देते हो। ठीक है, some drugs in this group may also act directly to plug the ion channel operated by the acetylcholine receptor। मतलब वो कह रहा है कि डायरेक्टली जो आयन चैनल है ना, जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के साथ इन्वॉल्व होता है। मतलब कि आपको पता है ना कि जब भी कोई एक रिसेप्टर एक्टिवेट होता है ना या डीएक्टिवेट होता है, उसके रिस्पॉन्स में जो कोई भी आयन चैनल उसके साथ एसोसिएट होता है, जिससे उसका कोई एक्शन होता है और जिसके रिस्पॉन्स में हमें अपना रिस्पॉन्स आ रहा होता है। तो यहाँ पे वो यही कह रहा है कि एक तो वो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर पे भी जाके काम करता है, इसके अलावा वो डायरेक्टली जो आयन चैनल एसोसिएटेड होता है ना एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर का, उस पे भी जाके अपना एक्शन शो कर सकता है डायरेक्टली। अब होता क्या है, जिस तरह मैं आपको साथ साथ यहाँ डायग्राम में दिखाती जाऊँ, आपने ये वाली जो पहली वाली जो ग्रीन वाली है ना, जिसपे ये ग्रीन सा बना हुआ है, ये वाला देखना है, डीपोलराइजिंग को आपने देखना। अब देखें नॉर्मली ऊपर क्या हो रहा है, ये पहले कि ये बंद है, जब क्लोज नॉर्मल उसने लिखा हुआ है कि यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे एगोनिस्ट आया। लेकिन जब एगोनिस्ट अटैच हुआ, नॉर्मली एंडोजिनस की बात करें जो बॉडी के अंदर होता है, तो एगोनिस्ट अटैच होता है तो वो यहाँ पे खुल जाता है आयन चैनल, और वहां पे सोडियम की जो है वो उसका फ्लो होता है। लेकिन जब आप नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर यूज करते हो, ये ग्रीन वाला जो है, तो क्या होता है, वो ब्लॉकर जो है वो जाके वहां पे उसकी जो क्लोज स्टेट है उसको अटेन करेगा, मतलब कि उसको खोलने नहीं देगा आयन चैनल, और वहीं पे रहेगा। तो यहाँ पे जैसे यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है कि अच्छा, non depolarizing blocker bind to receptor to prevent the opening of the channel। कौन सा चैनल? सोडियम चैनल। ठीक है, सोडियम चैनल जो है नॉर्मली जब एगोनिस्ट एक्ट करता है तो वहां पे वो सोडियम चैनल खोल देता है। लेकिन जब हमने नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर देना है तो उससे क्या होता है कि वहां पे आयन चैनल का क्लोजर हो जाता है, और वो क्लोजर जब होता है तो हमारे पास एज ए रिजल्ट मसल रिलैक्सेंट इफेक्ट आता है। तो यहाँ पे वो आगे कहता है पोस्ट
tetanic potential is preserved in the presence of these agents, but tension during the tetanus fade rapidly. अच्छा, इसमें वो कहने का मतलब ये है कि आपको पता है कि जब टेटनस का पेशेंट होता है तो उसको बड़े मसल के जो होते हैं वो हो रहे होते हैं, मतलब बॉडी जिसे कहते हैं ना, वो अगर आप उससे पूछो ना क्या महसूस हो रहा है तो वो कहेगा मेरी बॉडी अकड़ रही है, मतलब कि मसल्स अकड़ है, मुझसे वो मूव नहीं किया जा रहा। तो अब क्या होता है, वो ये कह रहे हैं पोस्ट टिटेनिक जो पोटेंशियल है ना उसको तो प्रिजर्व करती है ये ड्रग्स, लेकिन उसकी जो टेंशन है ना उसको रिड्यूस कर दे। टेंशन मतलब जो मसल्स में एक खिंचाव आया हुआ है, मसल में एक स्पाज्म वाला आया हुआ है, वो जो है वो रिड्यूस कर देगी। अब आगे ये क्या है कि आगे वो एक और इंफॉर्मेशन आपको जस्ट दे रहा है कि ये जो ड्रग्स है ना, जो हम बात कर रहे हैं नॉन डिपोलराइजिंग ड्रग्स, ये जो है ना ज्यादा जो जो लार्जर मसल्स होते हैं ना वो क्या करती हैं, लार्जर मसल जो होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं टुवर्ड्स दीज ड्रग्स, मतलब कि उनका इतनी जल्दी इस पे इफेक्ट नहीं हो रहा होता, लेकिन वो रिकवर ज्यादा जल्दी हो जाते हैं एज कम्पेयर टू स्मॉलर मसल जो कि फेशियल होते हैं या हैंड पे होते हैं। और फिर आगे वो ये बात बताता है आपको कि ये जो नॉन डिपोलराइजिंग ड्रग्स है इसमें हमारे पास जो एक एजेंट है जो जिसका बहुत रैपिड ऑनसेट है, यानी बहुत जल्दी असर दिखाएगा। अब आपको पता है टेटनस का पेशेंट जो है उसको इतना स्वेयर हो रहा होता है, अगर आपने कभी देखा हो कि कोई बंदा सड़क पे गिरे और वो टेटनस का एंटी टेटनस, जैसे हम वैसे तो आम जुबान में हम उस टेटनस का इंजेक्शन कह देते हैं, हालांकि वो एंटी टेटनस होता है, तो उसका इंजेक्शन ना लगवाए तो थोड़ी देर बाद ही, घंटे डेढ़ घंटे बाद ही उसको जो है ना मसल्स में अकड़ाव आने लग जाएगा। तो अगर खुदा ना खासा वो ना लगवाए तो फिर वो क्या कहते हैं, उसमें हमें रैपिड एक्शन के लिए हम उसको रुकोनियम जो है वो दे सकते हैं, जो जिसका एक रैपिड ऑनसेट है, यानी वो जल्दी अपना असर दिखाएगा। तो यहाँ पे वो कहने का यही मतलब है यहाँ पे कि जो नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स है ना, ये उसकी न्यूरॉन्स की जो मेम्ब्रेन है उसको डिपोलराइज नहीं कर रहे। आप कोई मुझे बताएगा डिपोलराइजेशन में क्या होता है नॉर्मली? सोडियम इनसाइड मूव करता है और पोटेशियम आउटसाइड मूव करता है, तो उससे जो है वो डिपोलराइजेशन आती है। हाँ, तो यहाँ पे जो है वो उसको डिपोलराइज नहीं होने दे रहा, ठीक है, नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर है, क्योंकि इसने तो ब्लॉक कर दिया ना चैनल को, जो आयन चैनल बीच में था उसको ब्लॉक कर दिया, डिपोलराइजेशन तो हुई नहीं। तो क्या रिजल्ट में हुआ हमारे पास, उसका नाम रख दिया हमने नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर। जबकि जो दूसरा है ना डिपोलराइजिंग ब्लॉकर, इसमें क्या होगा, आप डायग्राम को जरा गौर से देखें कि उसने इसमें क्या किया कि यहाँ पे देखो आयन चैनल खुला हुआ है, लेकिन जो ब्लॉकर है यानी जो हमारे पास जो हमने केमिकल ड्रग दी है वो अटैच है, और उसकी दो साइड्स आपको दिखाई है उसने कि वो कहाँ कहाँ अटैच हो सकती है। अच्छा, अब ये है कि इसमें एक डिफरेंस है, जो नॉन डिपोलराइजिंग होगी ना वो आपको फौरन जो है ना एक मसल रिलैक्सेंट इफेक्ट देगी, लेकिन जो डीपोलराइजिंग ब्लॉकर है ना उसमें क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि वो डीपोलराइजेशन हो रही है, वहां पे डीपोलराइजेशन जब भी होती है तो हमारे पास मसल कंट्रैक्शन का फिनोमेना आता है, ठीक है। और हमारे पास तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास जो है वो, हम तो चाह रहे हैं कि मसल कंट्रैक्शन ना हो, हम तो चाह रहे हैं मसल रिलैक्सेंट इफेक्ट, तो यहाँ पे तो डीपोलराइजिंग करवा रहा है वो। लेकिन होता क्या है कि स्टार्ट में होती है डीपोलराइजेशन, उसके बाद जब वो मुसलसल अटैच रहता है ना, वो जो हमारी ड्रग है वो मुसलसल उस रिसेप्टर पे अटैच रहेगी, तो क्या होगी, परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन। अब जब भी किसी आप फार्माकोलॉजी में जब भी कहीं पढ़ोगे ना कि परसिस्टेंट हो रहा है वो काम, मतलब मुसलसल वो एक जगह पे अटैच होके बैठा हुआ है, मुसलसल एक प्रोसेस हो रहा है, डीपोलराइजेशन एक वक्त होती है, उसके बाद चैनल बंद हो जाता है और फिर से दोबारा होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसने कहा है कि नहीं अब दरवाजा खुला है तो मैंने खुला ही रखना है, मैंने बंद नहीं करना। जब मुसलसल ये काम होगा ना तो उसके रिजल्ट में कह लो कि रिसेप्टर जो है ना वो ढीठ हो जाएगा, वो
उसका रिस्पॉन्स नहीं आगे कन्वे करेगा। वो कहेगा तुमने खुला रहना, तुम खुला रहो, मैं आगे इसका रिस्पॉन्स नहीं भेजूंगा। आपको पता है डीपोलराइजेशन के रिजल्ट में होती है कंट्रैक्शन, लेकिन जब किसी चीज की मुसलसल एक रिसेप्टर पे वो अटैच होके बैठ जाए ना, तो उसके रिजल्ट में जो है वो रिस्पॉन्स आगे जनरेशन उसकी खत्म हो जाएगी, या फिर उसे कहते हैं आम जुबान में या फार्माकोलॉजी की जुबान में कहेंगे डिसेंसिटाइजेशन ऑफ दैट रिसेप्टर, यानी उसकी सेंसिटिविटी ही खत्म हो गई है उस रिसेप्टर की उस रिस्पॉन्स के अगेंस्ट। यानी कि अब उस पे अटैच तो है वो, लेकिन वो इतनी देर तक अटैच रहा कि उसने उस रिसेप्टर को ढीठ बना दिया कि वो आगे रिस्पॉन्स ही नहीं जनरेट कर रहा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे स्टार्ट में तो होगा कंट्रैक्शन, थोड़ी सी इनिशियल डीपोलराइजेशन के रिजल्ट में होगी कंट्रैक्शन, लेकिन उसके बाद परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन होने के रिजल्ट में क्या होगा, मसल रिलैक्सेंट इफेक्ट आएगा। ये डायग्राम आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है और इसकी डिस्क्रिप्शन भी। ठीक है, अच्छा आगे जो है ना, उसने जो हमने आगे जो चीज करनी है वो है हमारे पास स्पाज्मोलिटिक ड्रग्स। और स्पाज्मोलिटिक ड्रग्स आपके पास पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बहुत दफा आ चुका है, इसको तो आपने ना छोड़ना नहीं है। सीएनएस में जो ये चैप्टर है ना, इसको आपने हर तरीके से तैयार करना है, मतलब बेस्ट देना है अपना। अब स्पाज्मोलिटिक एज देयर नेम इंडिकेट दे विल ब्रेक डाउन और दे विल डिमिनिश द स्पाज्मिक इफेक्ट। ठीक है, अब क्या होगा कि हमारे पास कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जो सीएनएस से रिलेटेड है, जैसा सेरिब्रल पाल्सी है, या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, या फिर स्ट्रोक वगैरह। इन सब में क्या हो रहा होता है, एब्नॉर्मल हाई रिफ्लेक्स एक्टिविटी हो रही होती है, यानी कि बहुत ज्यादा रिफ्लेक्स का जो है एक्टिविटी हो रही होती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मसल में रिस्पॉन्सेज जा रहे होते हैं, और हमें अननेसेसरी रिस्पॉन्सेज नहीं चाहिए, क्योंकि उससे जो है स्पाज्म और पेन और सब कुछ वो हो रहा होता है। तो अब क्या करते हैं, इसके अलावा जो है ये तो स्केलेटल मसल है ना, इसके अलावा जो है वो जो ब्लैडर या फिर जो स्फिंक्टर है उस पे भी इफेक्ट करते हैं, क्योंकि वो भी मसल्स है, ऑल्दो दे आर स्मूथ मसल्स, बट उन पे भी ये जो कंडीशंस हैं ये इफेक्ट कर रही होती है, मसल्स पे ओवरऑल इफेक्ट कर रही होती है। तो हमें इसमें क्या है, हमें यहाँ पे वो कहते हैं ऑल्सो इफेक्ट इन मोस्ट केसेस एंड मे रिक्वायर ऑटोनोमिक ड्रग फॉर मैनेजमेंट। In other circumstances, acute injury or inflammation of muscle lead to spasm and pain. Such temporary spasm can sometimes be reduced with appropriate drug therapy. The goal of spasmolytic therapy is both chronic and acute condition is reduction of excessive skeletal muscle tone without reduction of strength. अच्छा, अब मुझे कोई बताएगा स्केलेटल मसल टोन और स्केलेटल मसल की स्ट्रेंथ में क्या डिफरेंस होता है? नॉर्मली जो मसल स्केलेटल मसल्स हैं वो कुछ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहते हैं, वो पूरी पोस्चर को मेंटेन करने के लिए, उसको कहते हैं वो स्केलेटल टोन। और जो स्ट्रेंथ है वो तब प्रोड्यूस होती है जितना मसल्स पे स्ट्रेस या जितनी हम रेजिस्टेंस देंगे, जितना उस पे मैकेनिकल स्ट्रेसेस होंगे, उसकी वजह से जो उसकी एबिलिटी इंक्रीज होती है, उसको कहते हैं मसल स्ट्रेंथ। बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब क्या है कि वो यहाँ पे कह रहा है कि हमें उसकी स्ट्रेंथ नहीं रिड्यूस करनी, हमने उसकी टोन रिड्यूस करनी है, जो एक डिजीज कंडीशन या फिर एक सर्टेन डिसऑर्डर में हमारे पास आई हुई है। स्ट्रेंथ अगर आप कम कर दोगे तो फिर तो वो काम करने के काबिल ही नहीं ना रहेगा वो मसल जो है। अच्छा, आगे वो ये क्या क्या कहता है कि रिड्यूस स्पाज्म रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ पेन एंड इम्प्रूव मोबिलिटी। मतलब कि वही स्पाज्म जब रिड्यूस होगा तो उसके रिजल्ट में हमारे पास पेन में भी रिडक्शन आएगी, और ऑटोमेटिकली फिर वो बंदा जो है वो मूव भी इजीली कर सकेगा अपने जो भी मसल होंगे। अच्छा, आगे जो है ना क्लासिफिकेशन आती है, क्रॉनिक स्पाज्म के लिए हम कौन सी ड्रग्स यूज करते हैं? The spasmolytic drug do not resemble acetylcholine in structure or effect. They act in CNS in one case. अच्छा, अब वो कह रहा है कि ये करते काम CNS पे है, जिस तरह हमने पढ़ा था ऊपर
कि सीएनएस पे भी करते हैं और एक जो है वो मसल्स में करते हैं। हमने ऊपर बॉक्स में पढ़ा था, अगर आपने और से देखा हो। ये देखें कि क्रोनिक यूज में हम जब स्पाज्मोलिटिक ड्रग यूज कर रहे हैं वो या तो एक सीएनएस सेक्शन हो सकता है उनका, या फिर दूसरा मसल एक्शन हो सकता है। तो वो यही कह रहा है यहाँ पे, they act in CNS in one case in the skeletal muscle cell rather than neuromuscular end plate। वो ये कह रहा है जिस तरह हमने वो उनकी बात की थी ना पहले, नॉन डिपोलराइजिंग वालों की, कि वो जो है एंड प्लेट पे एक्शन शो कर रहे होते हैं, वो आगे रिस्पॉन्सेज रोक रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं यहाँ पे वो डायरेक्ट सीएनएस पे इफेक्ट कर रहे होते हैं या फिर वो डायरेक्टली मसल में इफेक्ट कर रहे थे, वो उनके बीच में कहीं नहीं इफेक्ट कर रहे होते। ठीक है, तो वो ये कहता है दिस स्पाज्मोलिटिक ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द क्रॉनिक कंडीशन मेंशन्ड प्रीवियसली। अच्छा, डायज़ेपाम का हमने पहले भी बहुत पढ़ा है, बेंजोडायज़ेपिन्स का, कि इनका ना सिर्फ सेडेटिव और हिप्नोटिक एक्शन है बल्कि हम इसको मल्टीपल जगहों पे यूज करते हैं टू प्रोड्यूस सेडेशन और टू मेक सीएनएस डिप्रेस, जो कि पहले एक्साइट हुआ है अंडर सर्टेन कंडीशंस। आपको पता है ना, ये एक तरह से एबनॉर्मली हाई रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं ना यहाँ पे इन कंडीशंस में, स्पाज्म वगैरह हो रहे हैं, कंट्रैक्शंस, टोन वो जो है टोन है, मसल टोन वो ज्यादा हो रही है। तो हमने उस सारी चीजों को डिप्रेस करना है, कम करना है, सप्रेस करना है। ठीक है, तो हम इसके लिए डायज़ेपाम यानी बेंजोडायज़ेपिन यूज कर सकते हैं, जो हम पहले बहुत दफा पढ़ चुके हैं कि वो गाबा रिसेप्टर पे जाके एक्ट करते हैं। बेक्लोफेन जो है ये भी एक गाबा एगोनिस्ट है। गाबा का यहाँ पे उसने वो बताई भी आपको कि वो किसके लिए स्टैंड करता है, गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड के तौर पे। वो ये जी फॉर गामा, ए फॉर अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है, उसका एगोनिस्ट के तौर पे एक्ट करता है। और आपको पता है कि गाबा जब भी जो है एक्टिवेट होगा, क्या होगा हमारे पास, इनहिबिटरी इफेक्ट आएगा। और जब भी इनहिबिटरी इफेक्ट आएगा तो क्या होगा कि वहां पे मसल रिलैक्सेशन का फिनोमिना होगा। आगे है टाइजेनिडीन। ये जो है ना ये स्ट्रक्चरली रिलेटेड है इसके कोनिडीन के। कोनिडीन जो है ना वो एक ड्रग है जो ब्लड प्रेशर या फिर आप ये मसल्स को रिलैक्स वगैरह करने के लिए भी यूज कर सकते हैं इसको, लेकिन ये बेसिकली ब्लड प्रेशर के लिए होते हैं। ब्लड प्रेशर में भी यही हो रहा होता है ना कि आप दो काम करते हो, या तो कार्डिक आउटपुट के साथ थोड़ी छेड़छाड़ करते हो या फिर आप वेसल्स के साथ कर रहे होते हो, वेसल्स को डायलेट वगैरह करवा रहे होते हो। तो डायलेशन में भी आपको पता है कि रिलैक्सेशन वाला फिनोमेना हो रहा होता है। एनीवेज यहाँ पे वो बता रहे हैं कि वो उसका जो है वो स्ट्रक्चरली उससे रेलिवेंट है। अच्छा, डेंड्रोलिन जो है ये एक एजेंट है जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाके एक्ट करता है, जो मसल के अंदर प्रेजेंट है, मसल सेल में। अब मुझे कोई बताएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है और उसका क्या काम होता है? बहुत कैल्शियम बेसिक रिलीज सा है। करवाता है मसल कंट्रैक्शन के लिए। हाँ जी बिल्कुल। तो ये जो है इसका बेसिक काम ही जो है यही है कि उसने कैल्शियम की जो है वो रिलीज करवा के मसल को कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करवाना है। तो हम ये जो ड्रग है ये एक्ट ही उस पे जाके कर रही होती है। These agents are usually administered by oral route। ठीक है, ये तो उसने जनरल सी इंफॉर्मेशन दे दी। आगे रिफ्रैक्टरी केसेस कौन से होते हैं? वो केसेस जो जनरली रिस्पॉन्स ना कर रहे हो हमारी ट्रीटमेंट को, तो उन केसेस में हम जो है ना इंट्राथीकल एडमिनिस्ट्रेशन करवा सकते हैं बेक्लोफेन की। अच्छा, किसी को पता है इंट्राथीकल कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन होती है? नाक में। किसी को पता है? ये जो होती है ना, जो आपकी स्पाइनल कैनाल होती है उसमें डायरेक्टली जो है वो आप देते हो। ये आपने शायद अक्सर देखा भी हो मूवीज वगैरह में जो मेडिकल रिलेटेड होती हैं, या कोई सीजन वगैरह, जैसा अगर हाउस, आप लोगों ने हाउस एमडी देखा हो, इंग्लिश सीजन है, उसमें वो सारा डॉक्टर रिलेटेड है, वो अक्सर कर रहे होते हैं। तो इसमें एनेस्थीसिया के तौर पे अक्सर देते हैं इसमें। तो ये इसमें क्या होता है कि जब वो डायरेक्टली जब आप लगाते हो तो वो डायरेक्टली आपके जो है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जाती है वो चीज जो है, जो भी आप ड्रग एडमिनिस्टर करवा रहे होते हो। तो वो इस रूट से वो कह रहे हैं कि जो जिन पे कोई असर ना आ रहा हो, रिफ्रैक्टरी केसेस हो, उन पे हम ये जो है
इंट्राथीकली दे सकते हैं, ठीक है। ब्यूटोलिनम जो टॉक्सिन है ना, इसको हम इंजेक्ट कर सकते हैं सिलेक्टेड मसल्स में, कुछ खास मसल्स हैं जिनमें हम कर सकते हैं, जो कि फिर क्या रिजल्ट में हमारे पास जो है पेन रिड्यूस होगी। जब आपका कोई बहुत सिवियर किसी पेशेंट को है स्पाज्म हुआ हो, तब उन कंडीशंस में हम यूज करते हैं। हम आमतौर पे इसको नहीं इतना यूज करते, ठीक है। आगे जो है, एंड ऑल्सो हैज एप्लीकेशन फॉर ऑप्थेल्मिक पर्पसेस एंड इन मोर जनरलाइज्ड स्पास्टिक डिसऑर्डर्स। मतलब कि जब जनरलाइज्ड हो, मतलब कि जब हमें नहीं पता, जब मतलब कि हमारे पास स्पेसिफिक कोई एक मसल नहीं है, जनरलाइज्ड है वहां पे, जिस तरह सेरिब्रल पाल्सी में क्या होता है, आपको पता है सेरिब्रल पाल्सी में क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? सेरिब्रल आर्टरी जो है उसको डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से जो पेन के एरियाज है कॉर्टेक्स के, वो उनको डैमेज हो जाता है और पेन इनहिबिटरी इफेक्ट खत्म हो जाता है और टोन इंक्रीज कर जाती है। हाँ, इसमें मफहूम ये है कि इसमें क्या आप जो डिसऑर्डर है रिलेटेड टू सीएनएस, और उसमें आपके पास क्या आ रहा होता है, कंडीशन क्या आ रही होती है कि जो जो पर्सन है या जो पेशेंट है उसकी मूवमेंट की एबिलिटी या फिर अपना पोस्चर जो है मेंटेन करने की एबिलिटी, वो जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी होती है। और ये जो है ये लाइफ लॉन्ग जो है एक तरह से वो कंडीशन है, क्रोनिक कंडीशन आप कह लो, जो हमने पहले भी यहाँ पे बात की, क्रोनिक डिजीज ऑफ सीएनएस। अच्छा, गाबापेंटीन और प्रीगैबलिन जो हमने पिछले चैप्टर में एंटी सीजर ड्रग्स में पढ़ा था, वो भी जो है वो भी हम इन पेशेंट में यूज करते हैं, क्योंकि वो भी यही काम कर रही होती है ना, कि जो सीजर्स आ रहे होते हैं उसमें यही होता है कि मसल टोन इंक्रीज हो रही होती है और जर्किंग हो रही होती है, ट्विचिंग आ रही होती है मसल की। तो उस सब को भी हमने यहाँ पे हम इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं मुख्तलिफ पेशेंट में, सच एज मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट जो है उनमें हम यूज कर सकते हैं। आगे वो बात करते हैं कि इन ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। अब इनके सेवरल मैकेनिज्म है, क्योंकि हमने सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स पढ़ी हैं जो हम यूज कर सकते हैं एज स्पाज्मोलिटिक ड्रग्स। तो जाहिर बात है आपको पता है बेंजोडाइजेपिन का तो आप इतनी दफा पढ़ चुके हो, उनका क्या काम होता है। तो अब हमें आगे वो बताने लगा है कि जो हम बैक्लोफेन है ना, ये जिस रिसेप्टर पे एक्ट करती है ना, उसका नाम है गाबा बी। आपको याद है जो हमने बेंजोडाइजेपिन के लिए पढ़ा था, वो रिसेप्टर का नाम था गाबा ए, और मैंने आपको तब बताया था कि गाबा एक जो है इटसेल्फ एक केमिकल है, और गाबा रिसेप्टर जो है उस केमिकल के लिए रिसेप्टर है, और उसकी आगे डिफरेंट आइसोफॉर्म्स। आइसोफॉर्म मतलब कहने का है, कह लो कि आम जुबान में कह लो कि वो सब टाइप्स हैं उसके, मुख्तलिफ ए हो गया, बी हो गया, तो उसमें मुख्तलिफ तरह की चेंजेस होंगी, मुख्तलिफ तरह के वो केमिकल के लिए वो अफिलिएशन रखता होगा डिपेंडिंग ऑन। जैसा बेंजोडाइजेपिन जो है वो गाबा ए के लिए रखती है, जबकि ये बैक्लोफेन जो है ये गाबा बी पे जाके एक्ट करेगी। अब ये जो है ना, ये बोथ प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर पे एज गाबा बी एगोनिस्ट एक्ट करती है। वो किस तरह करेगी वो हम आगे डायग्राम में देखेंगे बहुत अच्छे से। अच्छा, अब वो ये कहता है कि जब ये एक्ट करता है ना उस रिसेप्टर पे जाके, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, हाइपरपोलराइजेशन। और जब भी हाइपरपोलराइजेशन होती है क्या होता है, कैल्शियम का जो इनफ्लक्स है वो रिड्यूस हो जाता है। जब कैल्शियम का इनफ्लक्स रिड्यूस होगा, वही बातें पुरानी जो हम 1000 दफा पढ़ चुके हैं कि कैल्शियम होगा, आएगा नहीं आएगा, क्या होगा, यहाँ पे कैल्शियम नहीं आएगा अंदर, क्या होगा, डिक्रीज द रिलीज ऑफ एक्साइटरी ट्रांसमीटर ग्लूटामिक एसिड। मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, जिस तरह गाबा जो रिसेप्टर है या गाबा इटसेल्फ जो है ये इनहिबिटरी इन नेचर है, जो ग्लूटामिक एसिड है या ग्लूटामेट जो रिसेप्टर होगा, दे आर एक्चुअली एक्साइटरी इन नेचर, यानी they will generate some excitatory response, जबकि गाबा जब भी होगा that will initiate any inhibitory response। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि ये जो है पोस्ट साइनेप्टिकली रिसेप्टर जो है ये क्या करता है, बैक्लोफेनिक फैसिलिटेट द इनहिबिटरी एक्शन ऑफ गाबा। आगे वो कहता है कि इनहिबिटरी एक्शन ऑफ गाबा को वो फैसिलिटेट करेगा
कहाँ पे? पोस्ट साइनेप्टिकली, जबकि प्री साइनेप्टिकली वो क्या करेगा, वो है कैल्शियम की इनफ्लक्स को रिड्यूस करवाएगा, जिसके रिजल्ट में हमारे पास ग्लूटामिक एसिड का लेवल कम हो जाएगा या रिलीज कम हो जाएगा। जबकि पोस्ट साइनेप्टिकली वो जो है गाबा पे एक्शन शो करेगा और वहां पे हमारे पास इनहिबिट रिएक्शन शो करेगा। ये आगे चल के हम देखते हैं किस तरह होता है, आपने टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, अगर डायजेपाम का तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो गाबा ए रिसेप्टर पे जाके अपना एक्शन शो करता है, वो कह रहा है पिछले चैप्टर पे, आप देख लें जाके। अच्छा, टाइजानिडीन जो है ना, ये जो है, अच्छा आप स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ लिया बेक्लोफेन डायजेपाम का एक्शन। आगे ड्रग है टाइजानिडीन जो है, ये कितने स्टूडेंट्स हो गए? 28 है। अच्छा, ये जो है, ये इटसेल्फ जो है अमीडाजोलिन जो है क्लास इसकी है, और ये रिलेटेड है कोलिनिडीन से, क्लोनिडीन से, जो कि हमने पहले मैंने आपको बताया कि ये ब्लड प्रेशर के लिए यूज की जाती है ड्रग। तो अब इसका क्या काम होता है, इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि इसकी एक्टिविटी किस पे है? अल्फा 2 एगोनिस्ट इसकी एक्टिविटी है। आपको पता है जब भी कोई ड्रग अल्फा 2 पे जाके अपनी एगोनिस्ट की एक्टिविटी शो कर रही है, तो अल्फा 2 का इटसेल्फ क्या काम होता है? इससे फीडबैक के लिए इन्वॉल्वमेंट होती है ना। जब भी आप न्यूरॉन्स वगैरह में अल्फा 2 का जिक्र सुनोगे तो आप यही पढ़ोगे कि उसका फीडबैक में इन्वॉल्वमेंट है। तो वो फीडबैक में किस तरह री-इन्फोर्स प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन, यानी प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन करवाएगा, यानी जो ऊपर वाला है न्यूरॉन, उसमें से उसमें जो रिलीज होने थे न्यूरोट्रांसमीटर्स, उनकी इनहिबिशन करवाएगा, उसको री-इन्फोर्स करेगा जब एगोनिस्ट के तौर पे जाके एक्ट करेगा। क्योंकि आपको पता है नॉर्मली इसका क्या काम होता है कि इसने नेगेटिव फीडबैक भेजना होता है कि यार यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गई है हमारे पास कंसंट्रेशन, तो हमें पीछे से और न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, इसी चीज को री-इन्फोर्स करवा रहा है, प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन को इन द स्पाइनल कॉर्ड। ऑल थ्री ड्रग रिड्यूस द टॉनिक आउटपुट ऑफ द प्राइमरी स्पाइनल मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स वो होते हैं जो मोटर सिग्नल लेके जा रहे होते हैं मसल की तरफ। तो वो वही कह रहा है कि उसकी टॉनिक जो आउटपुट है, यानी जो कंट्रैक्शन में आउटपुट है, उसको वो रिड्यूस करवा रहा होता है। अब आगे जाने से पहले मैं आपको जो है ना ये डायग्राम दिखाना चाहती हूँ। ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। ये पूरा टॉपिक जो है ना स्पाज्मोलिटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर स्ट्रेस नहीं दे सकती ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज लोगों ने ना इसको छोड़ना नहीं है। अच्छा, ये डायग्राम पे जरा आ जाए। डायग्राम पे पहले आप जो इसने इस बॉक्स के अंदर बनाई हुई है ना, पहले इस पे फोकस करना है। ये देखें, ये जो ग्रीन वाला है ये क्या है? ये GLU फॉर ग्लूटामिक न्यूरॉन या ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन जो है, ये उसको उसने रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा है। यानी यहाँ से ग्लूटामिक एसिड रिलीज होगा इस न्यूरॉन से, इसलिए उसको उसने ये नाम दे दिया। अब यहाँ पे हमारे पास एक ये वाला है और एक जो है गाबा वाला है। गाबा का काम होता है इनहिबिशन, ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड वाले का न्यूरॉन का काम होता है एक्साइटरी होता है। ठीक है, अब ये दोनों जो है अलग अलग से साइनेप्टिक कनेक्शन बना रहे हैं मोटर न्यूरॉन के साथ। ठीक है, वो न्यूरॉन जिसने आगे जाके मसल पे, ये साइड पे आप देख रहे हो, वो आगे जाके बड़ा सा जो रेड उसका है और फिर आगे ब्लैक जो आ रहा है ये मसल में जा रहा है। ठीक है, और ये मसल पे जाके वहां अपना एक्शन शो करेगा। तो यहाँ पे जो ये जो बॉक्स के अंदर अभी आपने फोकस रहना है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अब दोनों जो है ना उसके साथ, ये मोटर न्यूरॉन के साथ डिफरेंट जगह पे साइनेप्स यानी कनेक्शन बना रहे हैं। अब पहले अगर आप ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन को देखो, यानी कि ग्लूटामेट वाले न्यूरॉन को देखो, तो वहां पे गाबा बी रिसेप्टर है और एक है अल्फा 2। जब गाबा बी रिसेप्टर पे जाके एक्शन शो करेगा बेक्लोफिन, तो क्या होगा उसके रिस्पॉन्स में? आपको पता है गाबा जो है
इसका जब भी एक्टिवेशन होगी इस रिसेप्टर की तो क्या होता है, इनहिबिटरी रिस्पॉन्स होता है। तो अंदर हमारे पास जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा बैठा हुआ है, ग्लूटामिक एसिड या फिर ग्लूटामेट कह लो, एक ही चीज है, ठीक है, वो बैठा हुआ है अंदर। जब गाबा बी ने एक्टिवेट होना है बैक्लोफिन की वजह से या फिर एंडोजीनस गाबा की वजह से, जो इधर से रिलीज होके उधर आके अटैच हो सकता है, इन एनी केस कहने का मतलब ये है जब भी गाबा बी एक्टिवेट होगा उसके रिस्पॉन्स में इनहिबिटरी एक्शन होगा। और इनहिबिटरी एक्शन क्या होगा कि वो न्यूरोट्रांसमीटर जो अंदर था ग्लूटामेट वो रिलीज नहीं होगा और अपना रिसेप्टर जो है उसका आगे AMPA जो रिसेप्टर है उसका, उस पे जाके वो एक्शन शो नहीं करेगा। और एक्शन इसका कौन सा था, एक्साइटरी एक्शन था। तो जब एक्साइटरी एक्शन नहीं आएगा हमारे पास तो अल्टीमेटली हमारे पास मसल रिलैक्सेशन का फिनोमेना हो रहा है। तो एक तो ये बैक्लोफिन का ये हो गया कि ये देखो ना सिर्फ, अगर ये देखो एक ये ऑरेंज वाले को देखें और एक ये ग्रीन वाले को, ये दोनों अभी आप कंसिडर करें तो ग्रीन वाला जो यहाँ पे न्यूरॉन है ये प्री साइनेप्टिक हुआ ना, क्योंकि पहले आ रहा है। पोस्ट साइनेप्टिक साइनेप्स के बाद कौन सा आ रहा है, ये ऑरेंज वाले जो है, ठीक है, जो सेल बॉडी है, ठीक है, अगले न्यूरॉन। तो इसमें जो है हमारे पास, उसने आपको पहले बैक्लोफिन में बताया भी था कि बैक्लोफिन दोनों जगह पे एक्ट करता है, प्री साइनेप्टिक भी पोस्ट साइनेप्टिक भी। क्यों, क्योंकि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे भी गाबा बी प्रेजेंट है, पोस्ट साइनेप्टिक पे भी गाबा बी रिसेप्टर जो है वो प्रेजेंट है, और दोनों जगह जाके उसने काम वही करवाना है, इनहिबिशन का रिस्पॉन्स देना है। जब पहले वाले पे देगा, ग्लूटामेट वाले पे देगा, तो वहां पे ग्लूटामिक एसिड की एक्सक्रीशन को जो है या रिलीज को इनहिबिट करवाएगा, और जब आगे जाके देगा तो वो आगे जो एक्शन पोटेंशियल जो मसल की तरफ जा रहा होगा एक्शन, उसको कम करवाएगा, यानी उसको जनरेट नहीं होने देगा या उस पे इनहिबिट रिएक्शन शो करेगा अपना। ये तो हमने पढ़ लिया बैक्लोफिन का। अब अगर पढ़ो गाबा का, गाबा का तो हमने 1000 दफा पहले पढ़ लिया कि उसने गाबा ए पे जाके रिसेप्टर पे एक्शन शो करना है। अभी आपने येलो वाले को कंसिडर करो, येलो और ऑरेंज वाले को। गाबा वाला है, उसने गाबा ए पे देखो, अब स्ट्रक्चर उसने डिफरेंट दिखाया हुआ है ना, ये देखो ये गाबा ए का और तरह का स्ट्रक्चर है, गाबा बी का, तो मतलब कि डिफरेंट तरह के होते हैं, इस वजह से उसको डिफरेंट नाम दिए होते हैं कि गाबा की ए टाइप है, ये बी टाइप है, ठीक है। तो गाबा ए पे भी जाके वो एक्शन शो करेगा, गाबा बी पे भी एक्शन शो करेगा, तो दोनों जगह पे जो है उसका इनहिबिटरी एक्शन होगा। अब ये बात याद रखने वाली बात है कि बैक्लोफिन जो होता है वो गाबा बी पे एक्ट करता है, जबकि जो बेंजोडायजेपिन या सेडेटिव जो हमने पहले पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, वो गाबा ए रिसेप्टर पे एक्शन शो करती हैं, ठीक है। अब ये हमने 2 ड्रग्स का पढ़ लिया और इसने यहाँ पे आपको बता भी दिया बेंजोडायजेपिन पे एक्शन शो करती है। आगे हम पढ़ते हैं कि अल्फा 2 का क्या रोल है। अल्फा 2 हमने पढ़ा है फीडबैक में इन्वॉल्वमेंट होती है इसकी, यानी फीडबैक का उसने बताना होता है कि भाई यहाँ पे ज्यादा आ गया है तो कम रिलीज करवाओ, कम है तो ज्यादा रिलीज करवाओ, मतलब उसने बस एक फीडबैक देना है न्यूरॉन को। अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि ये जो टाइजेनिडीन है ना ड्रग, ये एक एगोनिस्ट के तौर पे काम करती है, किधर, अल्फा 2 रिसेप्टर पे। जब इस पे एगोनिस्ट के तौर पे काम करेगी तो वहां पे क्या होगी, फर्दर वो रिलीज करवाने से और रोकेगा। पहले ही वो रोक रहा था ना, पहले ही वो रोक रहा था कि भाई और ना भेजो, क्योंकि इसका मकसद ही फीडबैक में है, काम ही इसका फीडबैक में है। तो अब वो जब ड्रग भी जाके उस पर एक्ट कर रही है तो उसने उस चीज को बढ़ावा दे दिया है, उस चीज को और इंक्रीज कर दिया, रीइंफोर्स कर दिया है कि भाई ग्लूटामेट और रिलीज ना करो। तो यहाँ से भी हमारे पास नेगेटिव रिस्पॉन्स यानी इनहिबिटरी रिस्पॉन्स हो गया, ठीक है। सेम इज द केस हेयर के यहाँ पे भी, अगर यहाँ पे एक्शन नहीं शो कर रही वैसे, लेकिन यहाँ पे उसने बनाया हुआ है कि यहाँ पे भी फीडबैक के लिए हमारे पास, यानी ये ऑरेंज वाले में भी अल्फा 2 प्रेजेंट होता है। लेकिन जो टाइजेनिडीन ड्रग है ना हमारे पास, इसका एक्शन प्री साइनेप्टिक वाले पे, यानी पहले वाले पे, प्री साइनेप्टिक यानी साइनेप्स से पहले वाला न्यूरॉन है उस पे ही उसका एक्शन होता है, अल्फा 2 जो होता है रिसेप्टर, ठीक है। समझ लग गई इस डायग्राम की। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके इस लिहाज से, इसमें नीचे उसने डायग्राम में वही बातें बताई हैं
कि ये ड्रग यहाँ एक्ट करती है, वही जो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। इधर AMPA की उसने एब्रीविएशन लिखी है, केमिकल नेम इतना लंबा चौड़ा उसका जो है वो सारा। तो आगे उसने बता दिया कि ये जो है ना ग्लूटामेट रिसेप्टर सब टाइप है, यानी ग्लूटा, जिस तरह मैंने आपको बताया ना गाबा के लिए जो रिसेप्टर है वो भी मुख्तलिफ तरह के हैं, जैसा गाबा ए रिसेप्टर है, गाबा बी। इसी तरह उसने ये भी बताया कि ग्लूटामेट के भी मुख्तलिफ रिसेप्टर्स में से ये एक रिसेप्टर है AMPA वाला, ठीक है। और ग्लू जो है उसने ये बताया कि ये मैंने एब्रीविएशन के तौर पे ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन के तौर पे उसको मैंने शो करने के लिए लिखा है। अच्छा, अब वापस आए ऊपर जहां से हम पढ़े थे, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझसे पूछ ले, जो हमने 3 ड्रग्स का मैकेनिज्म पढ़े हैं डिफरेंट तरीके से। ओके, हम आगे चलते हैं। डेंट्रोलिन जो है ना एक ड्रग है जो क्या करती है, एक्ट करती है स्केलेटल मसल सेल पे। हमने पहले बात की थी कि 2 तरह की ड्रग्स होती हैं, उनके 2 तरह के काम होते हैं, या तो वो CNS पे एक्ट करती हैं या फिर स्पाज्मोलिटिक में हम बात कर रहे हैं जो क्रोनिक यूज में हम करते हैं यूज। अच्छा, उसमें क्या है, एक CNS पे करती हैं और दूसरी स्केलेटल मसल पे डायरेक्टली करती हैं, और उधर जाके क्या करती हैं, कैल्शियम का रिलीज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कम करवाती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, फिर हमारे पास एक मसल रिलैक्सेशन का फिनोमेना या मसल रिलैक्सेंट इफेक्ट आता है। यहाँ पे वो कहते हैं कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे वो किस तरीके से कैल्शियम का जो है रिलीज कम करवाती है। यहाँ पे एक चैनल होता है या एक रिसेप्टर होता है जिसके साथ एसोसिएट होता है, एक चैनल, कैल्शियम चैनल एसोसिएट होगा इस रिसेप्टर के साथ। तो क्या है, रेयानोडीन जो रिसेप्टर है इसको हम R1 से डिनोट करते हैं, और ये कैल्शियम के साथ एसोसिएट हो। जब भी ये एक्टिवेट होगा बिकॉज ऑफ दिस ड्रग डेंट्रोलिन, क्या होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज ऑफ कैल्शियम विल बी रिड्यूस्ड, एंड व्हेन देयर विल बी रिडक्शन इन कैल्शियम व्हाट विल हैपन, देयर विल रिलैक्सेशन ऑफ दैट मसल। तो अब वो आगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, कार्डिक मसल एंड स्मूथ मसल आर मिनिमली डिप्रेस। मतलब कि अब अगर एक पेशेंट है, आप नहीं चाहते कि आप उसकी कार्डिक या स्मूथ मसल से यानी GI ट्रैक्ट वाले मसल से या हार्ट मसल से छेड़छाड़ करो, बल्कि आप चाहते हो कि सिर्फ उसके जो उसको स्पाज्म आया हुआ है, किसी बाजू में आया हुआ है, किसी जो भी आप टांग में है या जिस तरह भी है, जिस भी मसल में आया है, आप सिर्फ उसको ट्रीट करना चाहते हो। तो वो ये बता रहे हैं कि ये ड्रग आपके दूसरे मसल यानी दूसरे मसल टाइप्स, कार्डिक और स्मूथ मसल टाइप से आप कम उनको डिप्रेस करती है, उन पे इतना इसका इफेक्ट नहीं होता। तो ये आप क्लिनिकली इस चीज को अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, डेंट्रोलिन इज आल्सो इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। अब मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो है ना कैल्शियम का रिलीज बहुत ज्यादा हो रहा होता है, massive calcium release from the sarcoplasmic reticulum of skeletal muscle, और इसके रिजल्ट में ये क्या हो रहा होता है, बहुत ज्यादा हाई फीवर हो रहा होता है, बहुत ज्यादा मसल स्पाज्म और पेन वगैरह हो रही होती है, ठीक है। और हालांकि ये रेयर है, लेकिन ये ना जो एनेस्थीसिया है, जनरल एनेस्थीसिया टू बी स्पेसिफिक, उसके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं यानी उसकी जो ड्रग्स हम यूज करते हैं, इंक्लूडिंग सक्सिनाइलकोलिन और ट्यूबोक्यूरिन जो है, इन ड्रग्स के रिजल्ट में जो है हमारे पास ये कंडीशन आ सकती है, ठीक है। तो अब जब ये कंडीशन आती है तो हम उसके लिए ड्रग कौन सी यूज कर सकते हैं, डेंट्रोलिन, ठीक है। ये उसने बताने का मकसद था। इन दिस इमरजेंसी कंडीशन डेंट्रोलिन इज गिवन इंट्रावेनसली टू ब्लॉक कैल्शियम रिलीज। मतलब फौरन से हम जब उसका ब्लॉक करवाना चाहते हैं कैल्शियम रिलीज को, तो हम इंट्रावेनसली देते हैं। क्यों इंट्रावेनसली दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एब्जॉर्प्शन वाला जो काम होता है वो साइड पे हो जाता है अगर आप इंट्रावेनसली देते हो, क्योंकि एब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है ना कि थ्रू एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी जो ड्रग ने ब्लड में जाना है, लेकिन जब आप डायरेक्ट ब्लड में डाल रहे हो तो फिर उसने एब्जॉर्ब तो होना ही नहीं, वो तो डायरेक्ट जा रही है। तो इंट्रावेनस में हमें ये फायदा होता है, इसलिए हम इंट्रावेनस यूज करते हैं इन इमरजेंसी कंडीशंस। आगे वो बात करते हैं कि टॉक्सिसिटी किस तरीके से, डायज़ेपाम की आपने पढ़ चुके हैं कि सेडेटिव हिप्नोटिक एक्शन है, तो
सिडेशन वगैरह की टॉक्सिसिटी आ सकती है। आगे ये कि बेक्लोफेन जो है ये सिडेशन तो कम प्रोड्यूस करता है डायज़ेपाम से, लेकिन एंड टॉलरेंस अकर विद क्रॉनिक यूज, टॉलरेंस भी कम आती है एज कम्पेयर टू डायज़ेपाम और सिडेशन भी कम आती है। तो आगे उसने ये बताया है कि विड्रॉल इफेक्ट्स आ सकते हैं, इसलिए जो हमें इसको विड्रॉ करवाना है ना, यानी इसको छुड़वाना है, जब एक पेशेंट को आहिस्ता आहिस्ता छुड़वाना है, फौरन से विड्रॉ नहीं करवाना इस ड्रग को। विड्रॉल शुड बी अकम्प्लिश्ड स्लोली, ठीक है। टाइजेनिडीन जो ड्रग है ये क्या कॉज कर सकती है, डिफरेंट कंडीशन जो कॉज कर सकती है इसमें है एस्थीनिया और ड्राउजीनेस, ड्राई माउथ, हाइपरटेंशन। अब ये कंडीशन जो है इसमें एस्थीनिया के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या है, एबनॉर्मल फिजिकल वीकनेस या फिर लैक ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब उस बंदे को ये टॉक्सिसिटी की कंडीशन में इस ड्रग में, अब मुझे कोई बताए, बगैर देखे बताए टाइजेनिडीन का कहाँ पे एक्शन होता है, कहाँ पे जाके एक्शन शो करती है, किस रिसेप्टर पे, देखना नहीं है किसी ने, अल्फा 2 पे। बिल्कुल, प्री साइनेप्टिक अल्फा 2, ये आपने साथ कहना है, प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 पे एज एगोनिस्ट जाके बाइंड करेगी, ठीक है। आगे है डेंट्रोलिन कॉज सिग्निफिकेंट मसल वीकनेस बट लेस सेडेशन देन आइदर डायज़ेपाम और बेक्लोफेन। बेक्लोफेन और उन दोनों से ही, डायज़ेपाम तो इटसेल्फ तो है ही हिप्नोटिक, बेक्लोफेन से भी कम जो है सेडेशन कॉज करती है, लेकिन मसल वीकनेस काफी कॉज कर सकती है डेंट्रोलिन, जो कि हम इमरजेंसी कंडीशन में यूज करते हैं। कब? इन केस ऑफ, हमने पढ़ा था ऊपर, जब मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो जाए। और मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कब होता है? जब प्रोटोकॉल होता है जनरल एनेस्थीसिया का, जिसमें सक्सिनाइलकोलिन या फिर एक और हमने ड्रग पढ़ी थी ट्यूबिकुरिन जो है वो यूज कर रहे होते हैं, तो उन कंडीशन में वो हो सकती है, ऑल्दो वो रेयर कंडीशन है। अच्छा, मैं बार बार इसे रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इसलिए मैं बार बार उन चीजों को रिपीट कर रही हूँ। अच्छा, आगे जो है ड्रग फॉर एक्यूट मसल स्पाज्म, ये जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये आया हुआ है पहले आपके काफी दफा। अच्छा, मेनी ड्रग्स are promoted for the treatment of acute spasm resulting from muscle injury। अब मैंने बताया था आपको कि क्रॉनिक कौन सी होती है, जो एक डिसऑर्डर की वजह से होती है, और acute कौन सी होती है, कोई इंजरी, पोस्चर रिलेटेड, उस तरह की, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर सेडेटिव और एक्ट इन ब्रेन स्टेम, ठीक है। वही मतलब कि सेडेटिव होंगी तो जाहिर बात है उनका ब्रेन स्टेम में या ब्रेन रिलेटेड ही उनका इफेक्ट होगा, मतलब एक्शन होगा, ब्रेन पे जाके वो एक्शन शो करेंगी, डायरेक्ट मसल पे नहीं करेंगी होंगी। अच्छा, cyclobenzaprine, a typical member of this group, is believed to act in brainstem, possibly by interfering with polysynaptic reflexes। और मुझे कोई बताएगा polysynaptic reflexes और monosynaptic reflexes में क्या डिफरेंस होता है? कुछ सिनेप्स होते हैं जिसमें सिंगल साइनेप्स बनता है, और कुछ में जैसे इंटरन्यूरॉन्स इन्वॉल्व हो तो वो मोर देन वन सिनेप्सिस बना के पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस होते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है। अब कुछ होते हैं उसमें इंटरन्यूरॉन नहीं होता, तो क्या होगा, सेंसरी न्यूरॉन होगा और आगे होगा मोटर न्यूरॉन, और बीच में देखो जब दो होंगे तो दो में बीच में सिर्फ एक ही साइनेप्स बन रहा है ना, तो कहते हैं मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, यानी वो रिफ्लेक्स जो एक मोनोसाइनेप्स के थ्रू आ रहा है। अगर पॉलीसाइनेप्ट तब होगा जब वहां पे एक या एक से ज्यादा इंटरन्यूरॉन हो रहे होंगे। तो वो ये कह रहा है कि इन पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस जो होते हैं, जो जिनमें इंटरन्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं, उन वाले रिफ्लेक्सेस में ये इंटरफेरेंस करता है। दैट मेंटेन्स स्केलेटल मसल टोन, वो वाले रिफ्लेक्सेस जो स्केलेटल मसल टोन में इन्वॉल्व होते हैं। The drug is active by oral route and has marked sedative and antimuscarinic effect। एंटीमस्कुलिनिक इफेक्ट होते हैं वो वही होते हैं, ड्राई माउथ, हेलुसिनेशन और इस टाइप के, ठीक है, कंफ्यूजन वगैरह दो हम अच्छा, तो उसके अलावा वो कह रहे हैं सिडेशन भी ये कॉज कर सकती हैं ये वाली ड्रग्स, ठीक है, ये आप हाईलाइट कर लें इन दोनों बातों को। अच्छा, आगे बताता है साइक्लोबेंजाप्रीन, जो इसकी एक टिपिकल एजेंट है इन ग्रुप का, इन दिस ग्रुप ऑफ ड्रग्स का, may cause confusion, visual hallucination, why these effects are being caused because of antimuscarinic action, ठीक है। none of these drugs used for acute spasm, none of these drugs used for acute is अच्छा। आगे वो ये बात कर रहे हैं
कि ये जो ड्रग्स है ना जो हमने यहाँ पे जिक्र किया है, साइक्लोबेंजाप्रीन का, मेटाक्सोलोन का, या फिर मेथोकार्बामोल का, या फिर और फ्रीनाड्रीन का, ये सारी ड्रग्स है ना ये हम कब यूज कर रहे हैं, जब हमारे पास एक्यूट स्पाज्म आ रहा है या एक्यूट कंडीशन है उस पेशेंट की, एक्यूट मसल स्पाज्म है। लेकिन ये हम सिर्फ इन्हीं कंडीशन में यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्रॉनिक कंडीशन में ये ड्रग्स इफेक्टिव नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल इफ देयर इज सम काइंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और सेरेब्रल पाल्सी, उसमें क्या होता है, वो क्रॉनिक कंडीशंस हैं, क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हैं, तो वहां पे ये ड्रग्स इफेक्टिव नहीं रहेंगी। अच्छा, आगे वो क्या कह रहे हैं, पेशेंट विद, अच्छा मैंने रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, स्टार्ट हो रही है ना, मुझे याद ही नहीं रहा देखना। जी आपकी हो रही है। अच्छा, आखिर में वो ये बात कहते हैं कि पेशेंट विद रीनल फेलियर ऑफन हैव डिक्रीज लेवल ऑफ प्लाज्मा कोलिन एस्टरेज। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, कोलिन एस्टरेज का क्या काम होता है कि उसने ब्रेक डाउन करनी होती है कोलिन की, जो एसिटाइल कोलिन है उसकी डिफरेंट मेटाबोलाइट्स में। तो जो रीनल पेशेंट है ना, उसमें एक ये हमारे पास कंडीशन होती है कि वहां पे उसके पास उस पेशेंट में प्लाज्मा के अंदर कोलिन एसिडेज का लेवल डिक्रीज हो जाता है, thus prolong the duration action of succinylcholine। तो वो यही कह रहा है, आपको पता है ना कि जब एसिटाइलकोलिन इटसेल्फ का क्या एक्शन होता है, हमने वहां पे जो नॉन डीपोलराइजिंग में पढ़ा था कि वहां पे वो जाके एक्शन शो कर रही थी अपना, ये देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था, नॉन डीपोलराइजिंग ड्रग्स प्रिवेंट द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन एट स्केलेटन मसल प्लेट, मतलब कि स्केलेटन मसल प्लेट पे वहां पे प्रिवेंट कर रही थी उसको एसिटाइलकोलिन को अपना एक्शन शो करने से। तो वो यहाँ पे ये कह रहा है कि जहाँ पे जब ऐसा होता है कि सक्सिनाइल, यहाँ पे ऐसा होता है कि ये जो कोलिन एसिडेज एंजाइम है इसका डिक्रीज हो जाता है लेवल उस पेशेंट में, thus prolong the duration action of succinylcholine। succinylcholine जो है ना वो itself है depolarizing blocker, जो हमने उसका डिटेल नहीं पढ़नी, उसकी हमने सिर्फ डायग्राम में देखना है कि वो किस तरीके से काम कर रहा था, यहाँ वाला, ये वाला। तो वो यहाँ पे बस वो ये बता रहा है, ये इसमें कोई इतना आपने समझने वाली चीज नहीं है, इसको आप बेशक इतना ना इस पे जोर डालें। इसमें बस ये याद रखने वाली बात है कि जो पेशेंट होता है ना रीनल फेलियर का, उसमें हमारे पास कोलिन एसिडेज का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है, और उसकी वजह से जो हमारे पास डीपोलराइजिंग वाले एजेंट है ना जैसे कि सक्सिनाइलकोलिन, उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बिकॉज ऑफ दैट इफेक्ट कैन बी इंक्रीज्ड। ठीक है, अब ये होता है कि मतलब कि आपको पता है कि जाहिर बात है, एक तो वो रीनल पेशेंट है तो उसकी एक्सक्रीशन नहीं हो रही ड्रग की, तो वहां पे वो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज्यादा इसलिए हो रहा है, इसलिए भी हो रहा है क्योंकि वहां पे एक्सक्रीशन ही नहीं जब हो रही उस पेशेंट की उस ड्रग की, तो उसके रिजल्ट में वहां पे एक्शन जो है उसका प्रोलॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको दोबारा बता दूं कि इस चैप्टर में से एलईक्यू ये स्पाज्मोलिटिक ड्रग्स का बहुत दफा आया हुआ है, आपने इसको नहीं छोड़ना, इसकी डायग्राम नहीं छोड़नी, ये वाली भी और वो पहले वाली भी जो हमने किया, ना ही उनकी नीचे वाली डिस्क्रिप्शन छोड़नी है। ये आखिरी वाला ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आया हुआ है, एमसीक्यू आप लोगों ने खुद कर लेने इसके। आगे चलें नीचे समरी पे। समरी जो है ना उसमें पहला वाला जो है ये तो प्रॉफ में आपके आया हुआ है। अच्छा, उसके बाद अगले छोड़ना इनमें से कुछ भी नहीं है, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आखिरी वाले जो दोनों ब्लॉक है ना, ग्रीन वाला और ये जो आखिरी जो येलो सा है लाइट बेज सा जो कलर है, ये जो दोनों है ना इनको तो बहुत अच्छी तरह आपने करना है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आया हुआ है, दोनों ब्लॉक्स जो है ना आपने इनको अच्छी तरीके से कर लेना है। इसमें वही बातें हैं सारी जो हमने ऊपर पैराग्राफ में पढ़ी हैं, बस उसने एक आपको जो है ना शॉर्ट करके बताया हुआ है। ठीक है, और जो जिनका यहाँ पे लिखा होता है ना सी चैप्टर, तो उसका आप उस चैप्टर में से देख के लिख लिया करो अपनी बुक पे, ताकि उससे ये होगा कि जब आप याद कर रहे होगे तो आपको मसला नहीं होगा। उसके अलावा इसको आपने इस पूरे जो है ना समरी वाले टेबल को आपने अच्छे से करना है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वो नीचे वाले दो जो है वो मैंने आपको बता दिए, लेकिन ये दोनों ऊपर वाले भी नहीं छोड़ने आपने। ठीक है, बाकी और इस चैप्टर में कुछ नहीं है, लेकिन इस चैप्टर को आपने करना बहुत अच्छे तरीके से तैयार। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझसे पूछ लें।
समझ आ गई सबको? मैंने आज काफी डिटेल में इसीलिए बस पढ़ाया आप लोगों को, ताकि ये जो है ना आपका अच्छे से आपको समझ आ जाए। और प्लीज ये वाला चैप्टर एटलीस्ट आप ना आज ही, अभी लेक्चर खत्म होता है ना, तो आप अब आज ही इसको एक दफा गो थ्रू कर लो, ठीक है? बाकी चैप्टर चलो बाद में कर लेना, अगर नहीं कर हो रहे साथ साथ बाकी मसलों की वजह से, बाकी पढ़ाई की वजह से। लेकिन ये वाला चैप्टर मैं आपको कहूंगी कि आज ही इसको पढ़ो, ठीक है? बस यही मैंने आपको कहना था। अगर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है तो आप लीव कर दो क्लास को।